नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ का प्रैक्टिस सेट संख्या 29 हल करेंगे। इसके पहले हम 28 प्रैक्टिस सेट हल करा चुके हैं। तो जो लोग पिछला प्रैक्टिस सेट हल करना चाहते हैं, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर बीईओ प्रैक्टिस सेट लिखा होगा, वहाँ से आप सभी प्रैक्टिस सेट हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है जीएस के प्रश्नों को हल करेंगे। इसके बाद लास्ट में हम लोग रीजनिंग हल करेंगे। पहला प्रश्न जो है आपका प्रकाश वर्ष है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा। यहाँ वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है प्रकाश वर्ष कहलाता है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं और प्रकाश वर्ष वह दूरी का मात्रक है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। तो याद रखिएगा, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए कितना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। अगर कोई h ऊंचाई का व्यक्ति समतल दर्पण में अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहता है तो समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई जो होनी चाहिए h/2 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एटम बम के सिद्धांत का आधार होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नाभिकीय विखंडन। एटम बम के सिद्धांत का आधार जो है वह नाभिकीय विखंडन है। और प्रथम परमाणु बम जो है 1945 में बनाया गया था और प्रथम परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और उसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को दूसरा परमाणु बम जापान के नागासाकी शहर पर गिराया गया था। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्न में से किस रसायन को प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम बेंजोएट का। सोडियम बेंजोएट का रासायनिक सूत्र जो होता है वो C7H5NaO2 होता है, सोडियम बेंजोएट का रासायनिक सूत्र। अगला क्वेश्चन है, ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्सेनिक 74। आर्सेनिक 74 जो है एक समस्थानिक है जिसका प्रयोग ट्यूमर के निदान में होता है और कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के निदान में किया जाता है और सोडियम 24 का प्रयोग रक्त व्यतिक्रम के अध्ययन में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू का कारक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, H5N1। यह बर्ड फ्लू का कारक है। बर्ड फ्लू एक संक्रामक रोग है जो कि H5N1 वायरस के कारण पक्षियों में फैलता है, विशेषकर मुर्गियों से यह रोग मनुष्यों में पहुंचता है। यह एक जानलेवा बीमारी होती है। तो आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा कि बर्ड फ्लू का कारक जो है वह H5N1 वायरस है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का मुख्य तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। प्रोटीन का मुख्य तत्व नाइट्रोजन होता है और प्रोटीन के संयोजन में कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के अतिरिक्त लगभग 16% नाइट्रोजन भी होता है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। इंसेफ्लाइटिस का संबंध हो जाएगा आपका मस्तिष्क से, तो ए का दूसरा हो जाएगा। और फाइलेरिया का संबंध होगा लसिका पर्व से, तो बी का तीसरा। ल्यूकीमिया का संबंध होगा आपका अस्थि मज्जा से, सी का चौथा। और मलेरिया का संबंध होगा रक्त कोशिकाओं से। तो आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा यहाँ आप देख सकते हैं, ए का दूसरा हो जाएगा, बी का तीसरा और सी का चौथा और डी का पहला। 2 3 4 1, तो 2 3 4 1 आप देख सकते हैं, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, श्यामी जुड़वा का प्रयोग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऐसे जुड़वा के लिए जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं उनको श्यामी जुड़वा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है किस पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिस्क स्पेस पर वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है।
अगला प्रश्न है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कठोपनिषद में। अगला प्रश्न है, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभद्द। बुद्ध द्वारा रूपांतरित अंतिम व्यक्ति वह सुभद्द था। मृत्यु से पूर्व उन्होंने जो है यानी कि गौतम बुद्ध ने कुशीनारा, जो कि वर्तमान में कुशीनगर के नाम से जाना जाता है, के परिवारजक सुभद्द को अपना अंतिम उपदेश दिया था। आनंद बुद्ध के परम प्रिय शिष्यों में से एक थे और उसी की प्रार्थना पर महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी ने पुरंदर की संधि जो कि 1665 में हुई थी किस मुगल सेना नायक के साथ हस्ताक्षरित की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जय सिंह के साथ। जून 1665 में पुरंदर की संधि में शिवाजी ने जय सिंह के साथ हस्ताक्षरित की थी। औरंगजेब ने जय सिंह के नेतृत्व में एक बड़ी सेना शिवाजी का दमन करने के लिए भेजी थी। जय सिंह यह कछवाहा वंश के शासक थे जो कि युद्ध और शांति दोनों कलाओं में निपुण थे। पुरंदर के किले पर मुगलों की विजय और रायगढ़ की घेराबंदी के बावजूद उन्होंने शिवाजी से संधि की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, नक्शबंदिया। यह संगीत के विरुद्ध था। सूफियों में यह अधिक कट्टरवादी सिलसिला था। इन्होंने अकबर की उदार नीतियों का विरोध किया और औरंगजेब इसी सूफी सिलसिले का अनुयायी था। नक्शबंदी सिलसिला की स्थापना वह 14वीं सदी के लगभग ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने किया था। अगला प्रश्न है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थॉमसन ने। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन 1820 में पुरातात्विक क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, किताब उल हिंद के लेखक अलबरूनी को किस शासक द्वारा बंदी बनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महमूद गजनी के द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मत आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। तो उपयुक्त पैराग्राफ किसके विषय में है? तो यहाँ जो से हो जाएगा आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा, BM मालाबारी के बारे में यह कहा गया है। बहराम जी मेरवान जी मालाबारी एक पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। वॉइस ऑफ इंडिया का पहला अंक जो प्रकाशित हुआ था 1 जनवरी 1883 को हुआ था, लेकिन आर्थिक कठिनाइयों के कारण 1 जनवरी 1890 में इसे इंडियन स्पेक्टेटर के साथ मिला दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गांधी जी के अनुयायियों ने। वर्ष 1928 में के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व गांधी जी के अनुयायियों सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा यह नेतृत्व किया गया था। यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे संगठित, व्यापक एवं सफल आंदोलन रहा है। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार द्वारा 30% कर के वृद्धि के विरोध में चलाया गया था। इस आंदोलन की सफलता से वहाँ की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। तो प्रश्न पूछा जाता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो बारदौली की महिलाओं की तरफ से गांधी जी द्वारा सरदार की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू ने। दिसंबर 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता
जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जिसमें प्रस्ताव पारित कर इस बात की घोषणा की गई कि यदि अंग्रेजी सरकार 26 जनवरी 1930 तक भारत को उपनिवेश का पद यानी कि स्वराज नहीं प्रदान करेगी तो भारत अपने को पूर्ण स्वतंत्र घोषित कर देगा। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें भगवान कभी नहीं मानूंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह कथन बाल गंगाधर तिलक का है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें भगवान कभी नहीं मानूंगा। बाल गंगाधर तिलक एक भारतीय राष्ट्रवादी शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हें भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। तो प्रश्न भी पूछा जाता है कि भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है, तो आपका सही जो आंसर हो जाएगा आप वह बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। और भारत के संविधान में जो अस्पृश्यता का वर्णन किया गया है वो भाग जो है अनुच्छेद 17 में है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। तो आपका ए है कि लाजपत राय पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यह दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। और बी है दादा भाई नौरोजी अनहैप्पी इंडिया, तो यह लाला लाजपत राय की पुस्तक है अनहैप्पी इंडिया, तो यह भी गलत हो जाएगा। सी है आपका रफ़ीक जकारिया द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, तो यह आपका जो है सही है आपका रफ़ीक जकारिया द्वारा जो है ये लिखा गया पुस्तक है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। और डी है आपका सुभाष चंद्र बोस गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, तो यह भी जो है आपका गलत हो जाएगा। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन यह राम मनोहर लोहिया की पुस्तक का नाम है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आपका जो पूछा क्या गया कौन सा सही सुमेलित है, तो सी ऑप्शन सही सुमेलित है। रफ़ीक जकारिया की पुस्तक है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। और पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है ये दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का नाम है। अनहैप्पी इंडिया यह लाला लाजपत राय की पुस्तक का नाम है। और गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन ये राम मनोहर लोहिया की पुस्तक का नाम है। अगला क्वेश्चन है भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद। संविधान निर्मात्री सभा का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वह 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुआ था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मत से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो प्रश्न भी पूछा जाता है कि अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी चुना गया था। और अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और B.R. अम्बेडकर को जो है प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया था। जवाहरलाल नेहरू को संघ संविधान समिति का अध्यक्ष चुना गया था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या फिर अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा अनुच्छेद 14 और 16 को मिलाकर। समाजवाद शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और समाजवाद का मूल तत्व कमजोर वर्ग और कर्मगारों के जीवन स्तर को ऊंचा करना है और उनके लिए जन्म से मृत्यु तक सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देना है। रणधीर सिंह बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका का अनुसरण करते हुए यह अभिधारित किया कि अनुच्छेद 14 और 16 एवं अनुच्छेद 39 का क के अंतर्गत स्त्री और पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार संविधान का लक्ष्य है, अतः वह एक मूल अधिकार है। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री से संबंधी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो आपको बताना है मुख्यमंत्री से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला है आपका वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है, ये आपका सही है। तो आपसे क्या पूछा गया कि कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, तो ये आपका जो है सही नहीं है। अनुच्छेद 64 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो राज्यपाल करेगा
और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। अतः यहाँ जो है स्पष्ट है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की अनौपचारिक नियुक्ति करता है, न कि उसका चयन। तो बाकी जो है आप देख सकते हैं सभी। सी जो है वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, तो यह सही है। और डी है आपका उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है, तो यह भी सही है। तो पहला ही आपका ए गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मुफ्त कानूनी सलाह। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्व में कुछ नए निर्देशक तत्व जोड़े गए हैं, जो कि आपका पहला है कि समान न्याय तथा मुफ्त कानूनी सलाह की व्यवस्था, जिसको 39 अनुच्छेद 39 का क में रखा गया है। और दूसरा, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी, जिसको अनुच्छेद 43 का में रखा गया है। और तीसरा, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीव की रक्षा, यह अनुच्छेद 48 का क में रखा गया है। अगला प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति। तो पहला दिया गया है कि भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है। दूसरा है कि उपराष्ट्रपति के पास पद से संबद्ध कोई औपचारिक कार्य यानी कि दायित्व नहीं है। तीसरा है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। चौथा, राष्ट्रपति की पद त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो आपको उपराष्ट्रपति के बारे में बताना है। तो यहाँ जो आपका सही हो जाएगा, उपराष्ट्रपति के बारे में कि भारत का वह द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है, तो यह सही है। प्रथम जो है वह राष्ट्रपति है, भारत का प्रथम नागरिक है। और प्रथम उच्चतम प्रतिष्ठित अधिकारी या पदधारी जो है वह राष्ट्रपति होता है। द्वितीय आपका उपराष्ट्रपति, तो यह सही हो जाएगा आपका। दूसरा है, उपराष्ट्रपति के पास पद से संबद्ध कोई औपचारिक कार्य दायित्व नहीं है। तो उपराष्ट्रपति का कोई जो है संवैधानिक दायित्व नहीं होता है, तो आपका ये भी सही हो जाएगा। और तीसरा है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है, तो यह भी सही है। यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित होता है तो उसके कार्यों का निर्वहन कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति करता है। और चौथा है, राष्ट्रपति की पदत्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो यह भी सही है। तो आपका 1, 2, 3 चारों कथन जो है सही है, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, सभी चारों। अगला क्वेश्चन है, उत्पाद शुल्क वह कर है जो लगाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वस्तुओं के उत्पादन पर। उत्पाद शुल्क सामानों के उत्पादन या फिर विनिर्माण पर लगने वाला कर है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है। वस्तुओं के आयात व निर्यात पर लगाया जाने वाला कर प्रशुल्क, जिसे टैरिफ कहा जाता है, टैरिफ। अब वस्तुओं के विक्रय पर बिक्री कर लगाया जाता है। तो आपका यहाँ उत्पाद शुल्क वह कर है जो लगाया जाता है किस पर? तो वस्तुओं के उत्पादन पर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम जीएसटी की पुष्टि की गई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, असम में। भारतीय राज्य असम ने सर्वप्रथम जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स विधेयक को पास किया और उसके बाद कुल मिलाकर 16 राज्य विधानसभाओं द्वारा जीएसटी विधेयक के अनुमोदन प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई थी। तो सबसे पहले पूछेगा तो आपका असम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारत की आर्थिक योजना का उद्देश्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनसंख्या वृद्धि। भारत में आर्थिक योजना के निर्धारित उद्देश्य जो हैं वह आपका आर्थिक समृद्धि है, आर्थिक एवं सामाजिक असमानता को दूर करना, गरीबी का निवारण तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। जनसंख्या वृद्धि आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है, तो इसलिए आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन, यद्यपि भारत की जनसंख्या विस्मयकारक गति से बढ़ रही है किंतु पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही है, क्योंकि? तो पहला है आपका कि शिकारियों की संख्या में असाधारण वृद्धि होने के कारण। दूसरा है, जैविक कीटनाशक तथा जैविक उर्वरक का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है, इसलिए। तीसरा है, पक्षीवास स्थानों पर बड़े पैमाने पर कटौती हुई है। और चौथा है कि कीटनाशक, उर्वरक तथा मच्छर भगाने वाली दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है, इसलिए। तो आपको नीचे दिए गए कूट के माध्यम से बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका कि पक्षीवास स्थानों में बड़े पैमाने पर कटौती है, इसलिए उनकी संख्या में कमी देखने को मिला है। और चौथा जो है, कीटनाशक, उर्वरक तथा मच्छर भगाने वाली दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है, इसलिए पक्षियों की संख्या में तेजी से गिरावट आ रही है। तो तीसरा और चौथा यानी कि आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी शिकारियों की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई है, ये आपका गलत है। और दूसरा जो जैविक कीटनाशक तथा जैविक उर्वरक का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है, यह भी आपका गलत हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है ह्यूमस उदाहरण है किसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मृदा संरचना का उदाहरण है। ह्यूमस मृदा संरचना का यह जो है उदाहरण है। पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मोटे या मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा कहते हैं। ह्यूमस का निर्माण विभिन्न पादप एवं जंतु अवशिष्टों के विच्छेदन द्वारा होता है। अगला प्रश्न है भारत के प्रगतिशील जनसंख्या संसाधन क्षेत्रों में सम्मिलित किए जाते हैं। पहला है आपका गंगा यमुना दोआब, दूसरा है तटीय उड़ीसा, तीसरा राजस्थान, चौथा तमिलनाडु। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका भारत के प्रगतिशील जनसंख्या संसाधन क्षेत्र में जो आते हैं वह आपका गंगा यमुना दोआब आएगा आपका, और तमिलनाडु 1 और 4 यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बोरियल वन का पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति संसाधन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नींबू वंश फल। बोरियल वन पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति संसाधन नींबू वंश के फल हैं। चकोतरा, नारंगी, संतरा, नींबू यह सिट्रस वंश के फल हैं। नींबू वंश एक पादप वंश है जो कि रूटेसी कुल के पुष्पीय पादपों का वंश है। इनकी उत्पत्ति दुनिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में हुई है। इसका वैज्ञानिक नाम जो होता है सिट्रस है। अगला क्वेश्चन है टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है किसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शनि का। अगला क्वेश्चन है कथन ए है कि विषुवत रेखीय प्रदेश का पर्यावरण पौधों के अनुकूल है पर मनुष्यों के लिए नहीं। कारण आर है विषुवत रेखीय प्रदेश में औसत वार्षिक तापांतर बहुत कम है। तो उपयुक्त कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है पर आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी ज्वालामुखी सतही प्लेट के मध्य में घटित होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माउंट सेंट हेलेंस। अगला क्वेश्चन है दक्षिण पूर्व एशिया में ग्रीष्मकालीन मानसून के दौरान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा। यहाँ आपका हवाएं हिंद महासागर से एशिया महाद्वीप की ओर प्रवाहित होती हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ये है आपका टिटिकाका झील बोलीविया एवं पेरू सीमा पर है, सही है आपका। बी है उर्मिला झील ईरान में है, यह भी सही है। और सी है आपका रेंडियर झील रूस में दिया गया है, तो यह आपका गलत है। रेंडियर झील कहाँ है? तो यह कनाडा में है। और डी है आपका अथाबास्का झील कनाडा, तो यह आपका जो है सही है। तो आपसे क्या पूछा गया है कि कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सी ऑप्शन आपका यहाँ सही सुमेलित नहीं है। रेंडियर झील कहाँ है? तो यह कनाडा में है, ना कि रूस में। अगला क्वेश्चन है कथन ए दिया गया है कि पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। कारण आर है कि वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी या कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पश्चिम दिशा में बहने वाली भारतीय नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। नर्मदा नदी पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदी है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिनिकॉय। भटकल, अरनाला और हेनरे द्वीप जो है यह अपतटीय द्वीप, और मिनिकॉय द्वीप जो है भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बाहुल्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में देवदार वृक्ष की बाहुल्य जो है तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। पश्चिमी हिमालय जो कि 1800 से लेकर 3000 मीटर की ऊंचाई पर
शीतोष्ण कोटधारी वन पाए जाते हैं और 2500 मीटर की ऊंचाई तक चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष मिलते हैं, जिनमें आपका चीड़, देवदार, नीला पाइन जिसको ब्लू पाइन कहा जाता है, एल्डर व पोपलर प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय पार्क यानी कि नेशनल पार्क उत्तरांचल में स्थित है, वह है यानी कि नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वह दक्षिण पूर्व एशिया का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है, जो कि 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। उस समय इसे हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था और 1957 में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? तो म्यांमार की सीमा के सहारे जो है आपसे पूछा गया कि उत्तर से दक्षिण में राज्यों का क्रम क्या होगा। तो सबसे उत्तर में आपका अरुणाचल होगा, फिर नागालैंड हो जाएगा, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा कौन से पेड़ के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुंदरी वृक्ष के लिए जाना जाता है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा व सुंदरी पेड़ के लिए प्रसिद्ध है। इसकी लकड़ी कठोर तथा ठोस होने के कारण नाव, कुर्सियाँ, मेज या खंभे इत्यादि सामग्री बनाए जाते हैं। यह जो है उष्णकटिबंधीय डेल्टा वन है और सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों के मिलने से बने इस डेल्टा को बंगाल डेल्टा या फिर ग्रीन डेल्टा भी कहते हैं। इस वन से होकर गुजरने वाली नदियां जो हैं वो आपका गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, पद्मा और मेघना है। सुंदरबन को जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनगणना 2011 के अनुरूप निम्नांकित उत्तर प्रदेश के जिलों में से किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या अधिकतम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रयागराज में। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के जिलों में से प्रयागराज जिले में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या वह अधिकतम है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पंजाब राज्य के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। बाकी राजस्थान के साथ, हरियाणा के साथ जो है उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा कुल 9 केंद्र शासित प्रदेश को मिला के कुल 9 राज्यों को टच करती है। तो उसमें जो है आपका सबसे पहला है वो आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, फिर आपका हरियाणा, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार है, झारखंड, उत्तराखंड और दिल्ली। तो कुल ये 9 राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस भूभाग में वार्षिक वर्षा सर्वाधिक होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तराई के इलाके में। उत्तर प्रदेश में तराई के इलाके में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश की जलवायु समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय है। उत्तर प्रदेश में होने वाली संपूर्ण वर्षा का 75 से लेकर 85% तक वर्षा बंगाल की खाड़ी वाले मानसून से होती है और प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा पूर्वी मैदान के तराई क्षेत्रों में होती है। और उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो यह गोरखपुर जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है और उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? तो यह मथुरा में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत जो है वह नलकूप है। उत्तर प्रदेश के 71.2% भूभाग पर नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तो चलिए देखते हैं, सोनभद्र में आपका चूने का पत्थर पाया जाता है और प्रयागराज में शीशे वाली बालू और ललितपुर में आपका हो जाएगा तांबा, मिर्ज़ापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। तो आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा यहाँ ई का चौथा और बी का तीसरा और सी का जो है दूसरा। तो आप देख सकते हैं यहाँ बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के जनपदों में भोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बिजनौर और आगरा जिलों में भोक्सा जनजाति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उसकी बिक्री इसमें सम्मिलित नहीं है। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक और पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में उसका संरक्षण तथा प्रदर्शन, उसका प्रकाशन एवं उसका अभिलेखीकरण शामिल है, परंतु इसके कार्यों में बिक्री करना सम्मिलित नहीं है। प्रदेश की लोक संस्कृति की लुप्त होती विधाओं को गांव-गांव तक पहुंचाना, मंच प्रदान करना एवं इनसे संबंधित सर्वेक्षण या फिर दस्तावेजीकरण आदि का महत्वपूर्ण कार्य भी इस विभाग द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कथक। उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली कथक है। इस नृत्य शैली को अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह ने प्रोत्साहित किया था। वर्तमान में इस कला के दो महत्वपूर्ण घराने हैं, लखनऊ घराना और दूसरा है बनारस घराना। और भरतनाट्यम आपका यहाँ दिया गया है, तो भरतनाट्यम का संबंध जो है तमिलनाडु राज्य से है, ओडिसी का संबंध उड़ीसा राज्य से है और कुचिपुड़ी का संबंध आपका आंध्र प्रदेश से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कल्प योजना संबंधित है किससे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कल्प योजना का संबंध प्राथमिक शिक्षा से है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विद्यालयों को समाज से जोड़कर उसमें आध्यात्मिक माहौल तैयार करना है ताकि बच्चों के में अच्छे संस्कार का विकास हो सके। यह योजना 1998 में 1998 में प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है, यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुरुषोत्तम दास टंडन उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। इनका कार्यकाल जो रहा है 1937 से लेके 1950 तक रहा। और वर्तमान में जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं हृदय नारायण दीक्षित हैं। अगला क्वेश्चन है, 7 से 8 जून 2019 को प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी सबसे पहले किस देश की यात्रा पर गए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मालदीव। 7 से 8 जून 2019 को प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले मालदीव की यात्रा पर गए और उसके बाद उन्होंने श्रीलंका की यात्रा की। तो पहला आपका हो जाएगा मालदीव, दूसरा नंबर पर श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, एक साथ सबसे अधिक उपग्रह को अंतरिक्ष में स्थापित करने का विश्व रिकॉर्ड किस देश के पास है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत के पास। भारत ने 15 फरवरी 2017 को 104 उपग्रहों को एक साथ अंतरिक्ष में स्थापित कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड रूस के पास था, उसने 2014 में एक साथ 37 उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित किया था। तो याद रखना है यह रिकॉर्ड किसके पास है? तो भारत के पास। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक अपराध सूचकांक 2018 में किस देश को शीर्ष स्थान पर रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वैश्विक अपराध सूचकांक 2018 में वेनेजुएला यह टॉप पर है। और सबसे कम अपराध वाला देश जो है वह आपका जापान है और कतर जो है यह दूसरा सबसे कम अपराध करने वाला देश है। सिंगापुर यह तीसरा सबसे कम अपराध करने वाला देश है। अगला क्वेश्चन है, 15 जनवरी 2019 को मैसेडोनिया ने आधिकारिक तौर पर अपने देश का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तरी मैसेडोनिया। 15 जनवरी 2019 को मैसेडोनिया ने अपने देश का नाम बदलकर उत्तरी मैसेडोनिया कर दिया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7.3%। अगला क्वेश्चन है, 15 अप्रैल 2019 को डीआरडीओ ने किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्भय। 15 अप्रैल 2019 को डीआरडीओ ने लंबी दूरी तक मार करने वाली सुपरसोनिक नहीं सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय को चांदीपुर जो कि उड़ीसा में है परीक्षण स्थल से सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल की मारक क्षमता जो है 1000 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, किसने घोषणा की है कि उसने कैंसर विरोधी दवाओं सहित भारतीय दवाओं पर टैरिफ यानी कि आयात शुल्क
को कम करने पर भारत के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चीन ने। अगला क्वेश्चन है 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार किस साहित्यकार को प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को। 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को प्रदान किया गया है। और जय गोस्वामी को उनकी पुस्तक टू दोंडो फोवरा मात्रों के लिए वर्ष 2017 का मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान किया गया था। और रामधारी सिंह दिनकर, श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ़को साहित्य सम्मान 2018 से इनको सम्मानित किया गया है। रामधारी सिंह दिवाकर है। और फिर ये जो है आपका चित्रा मुदगल, तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है चेंज मेकर अवार्ड 2019 किसको प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पायल जांगिड को। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने 2019 में राजस्थान की पायल जांगिड को समाज में बदलाव लाने के लिए चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया है। और यश चोपड़ा मेमोरियल पुरस्कार 2018 से आशा भोसले को सम्मानित किया गया था। और बछेंद्री पाल को पद्म भूषण पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। और पद्म विभूषण 2019 पुरस्कार से इस्माइल उमर गुलेह को सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका नजमा अख्तर को 2019 में जामिया मिलिया इस्लामिया का कुलपति नियुक्त किया गया। और दूसरा है जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना 1920 में हुई थी। तीसरा है वर्ष 2018 में जामिया मिलिया इस्लामिया की कुलपति नजमा हेपतुल्ला थी। चौथा इनमें से कोई नहीं। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है यह बताना है आपको। तो यहाँ जो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 21वें फीफा विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का खिताब किस खिलाड़ी को दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लुका मैड्रिक को 21वें फीफा विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का खिताब दिया गया है। अगला क्वेश्चन है अभी हाल ही में किस राज्य ने एक परिवार एक नौकरी योजना चालू की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम राज्य में एक परिवार एक नौकरी योजना शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है विज्ञान भवन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा औपचारिक रूप से मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने मध्याह्न भोजन योजना लागू की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मध्याह्न भोजन योजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की स्थापना नई दिल्ली में कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1939 में। और NCC की स्थापना पूछा जाएगा तो आपका हो जाएगा 1948 में। और सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF की स्थापना हुआ था 1965 में। और 1969 में हुआ था CISF का स्थापना, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जिसको कहा जाता है। तो ये सभी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोतों के भाग का सही क्रम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तापीय ऊर्जा, फिर वायु ऊर्जा, फिर जलीय, फिर जो है आणविक ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागपुर में। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय वह नागपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है विश्व के खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेनेजुएला। दूसरे नंबर पर है आपका सऊदी अरब, उसके बाद जो है तीसरे पे है कनाडा और चौथे पे है ईरान, पाँचवें पे इराक आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक तरफ जो है आपका लौह अयस्क क्षेत्र दिया है, दूसरी तरफ उत्पादक देश का नाम। तो चलिए देखते हैं। लॉरेन ये कहाँ है? तो फ्रांस में है ये। और मिडलैंड तो यह यूके में है। किरूना कहाँ है? तो यह स्वीडन में है। और कोस्ताने कहाँ है? तो यह कजाकिस्तान में है। तो आप देख सकते हैं कि ए का चौथा हो जाएगा, बी का हो जाएगा आपका तीसरा, और सी का हो जाएगा पहला, और डी का हो जाएगा दूसरा। 4 3 1 2। तो 4 3 1 2 ऑप्शन सी आपका यहाँ से हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है पोत भार टनमान की दृष्टि से विश्व का व्यस्ततम बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा संघाई। पोत भार टनमान की दृष्टि से विश्व का व्यस्ततम बंदरगाह जो है वह संघाई जो कि चीन में है। दूसरे नंबर पर हो जाएगा आपका सिंगापुर। तीसरे पर है आपका किंगदाओ जो कि चीन का ही है। चौथे पर है गुआंगझू और पांचवें पर है आपका रोटरडम जो कि नीदरलैंड में है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भारत का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। जूट के उत्पादन में जो आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, चाय के उत्पादन में असम हो जाएगा आपका, और रबर के उत्पादन में हो जाएगा आपका केरल, गन्ना उत्पादन में हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो आपका सही जो ऑप्शन हो जाएगा आप देख सकते हैं यहाँ ए का तीसरा हो जाएगा, बी का पहला, सी का हो जाएगा दूसरा और डी का चौथा। 3 1 2 4 यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है कहाँ पर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है भारत के 2 शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उड़ीसा एवं गुजरात। ये भारत के 2 शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित औद्योगिक प्रदेशों में से किसमें शिवकाशी केंद्र स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिवकाशी केंद्र मदुरई, कोयम्बटूर और बंगलुरु प्रदेश में जो है स्थित है। शिवकाशी यह पटाखा उद्योग केंद्र है। अगला क्वेश्चन है पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रजनी कोठारी। अगला प्रश्न प्रसिद्ध भारतीय भौतिज्ञ डॉक्टर सी.वी. रमन को उनके कार्य पर उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था किस वर्ष? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1930 में डॉक्टर सी.वी. रमन को नोबेल प्राइज दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 24 मार्च को किस रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा 24 मार्च को विश्व ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी किस सन में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1974 में राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन निगम की स्थापना 1974 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने लड़कियों के लिए भाग्यश्री योजना को प्रारंभ किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र राज्य सरकार ने लड़कियों के लिए भाग्यश्री योजना 8 मार्च 2015 को प्रारंभ किया है। इस योजना के अनुसार राज्य सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों में पैदा हुई लड़की के लिए बैंक अकाउंट में 21,000 की राशि जमा कराएगी। यह योजना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ से जुड़ा हुआ है। तो बेटी के 18 साल पूरे होने पर इसके तहत 1 लाख रुपए भी दिया जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा भाग्यश्री योजना महाराष्ट्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हरियाली एक नई योजना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरियाली योजना बंजर भूमि के विकास से संबंधित है। इसकी शुरुआत जो है वर्ष 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जिनेवा में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन है सौर प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कापरनिकस ने। सौर प्रणाली का आविष्कार कापरनिकस ने किया था। इन्होंने यह क्रांतिकारी सूत्र दिया था कि पृथ्वी अंतरिक्ष के केंद्र में नहीं है। और 1530 ईस्वी में कापरनिकस की किताब डी रिवोल्यूशन बस प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई 1 दिन में 1 चक्कर पूरा करती है और 1 साल में सूर्य का 1 चक्कर पूरा करती है। सर्वप्रथम कापरनिकस ने पृथ्वी के स्थान पर सूर्य को केंद्र में स्वीकार किया और सौर मंडल की खोज की।
तो सौरमंडल की खोज किसने की पूछा जाएगा तो सही आंसर क्या हो जाएगा, कॉपरनिकस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है किसमें? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गेहूं, गन्ना और आलू में उत्तर प्रदेश जो है अग्रणी है। तो अब देखते हैं, अब रीजनिंग के प्रश्नों को देख लेते हैं। तो पहला आपका, किसी पंक्ति में पी बाएं से 10वें स्थान तथा क्यू दाएं से 12वें स्थान पर है। यदि पी और क्यू अपने स्थान परस्पर बदल लें तो पी बाएं से 18वां हो जाता है। और पी और क्यू के अतिरिक्त पंक्ति में अन्य कितने व्यक्ति हैं? तो पी क्यू को छोड़कर अन्य कितने व्यक्ति हैं, उनकी संख्या आपसे पूछा गया। तो चलिए देखते हैं। पी बाएं से 10वां है, मान लीजिए आपका बायां हो गया, बाएं से 10वां, और क्यू दाएं से 12वें स्थान पर है। तो कह रहा है कि दोनों परस्पर स्थान बदल लेते हैं तो P जो है वह बाएं से 18वें स्थान पर हो जाता है। तो आपसे पूछ रहा है P और Q के अतिरिक्त पंक्ति में अन्य कितने सदस्य थे? तो आप 18 + 12 कर लीजिए, 18 + 12 -1 कर दीजिएगा। तो 18 + 12 हो जाएगा आपका 30, -1 करेंगे तो 29 हो जाएगा। तो टोटल जो है आपका 29 हो गए, और P और Q 2 हैं, इनको भी आप माइनस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ 18 + 12 में P और Q को भी जोड़ा गया था। तो 29 - 2 कर लीजिए आप, तो कितने बचे? 27। तो P और Q को छोड़कर कितने संख्या होगी? तो 27 हो जाएगी। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। श्रेणी दिया गया है आपका 11, 121, फिर 1331 में अगली संख्या क्या होगी? तो जैसा कि आप देख सकते हैं 11, उसके बाद 121 दिया गया है। तो 11 पे पावर 1 जो है आपका 11 होता है, और 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 हो जाएगा। 11 का क्यूब करेंगे तो आपका हो जाएगा 1331। तो आगे ऐसे बढ़ाते चले जाइए आप, 11 पे पावर 4 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 11 पे पावर 4 करेंगे तो 1331 में आप 11 से गुणा कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना? यहाँ हो जाएगा आपका 14, फिर 641, 14,641। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ से हो जाएगा 14,641। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कमल के स्थान पर कूट भाषा में 2, 1, 4, 1, 3 लिखा जाता है तो महल को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो कमल को 2, 1, 4, 1, 3 लिखा गया है, तो महल को आपको बताना है किस तरह लिखा जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ के बराबर क्या लिखा गया है? तो 2 लिखा गया है। यहाँ आप देख सकते हैं, टोटल संख्या काउंट कर लीजिए आप, 1, 2, 3, 4, 5 हैं, यहाँ 2, 2, 4, 5 यहाँ भी है। तो के बराबर 2 लिखा गया है। तो के का आप देखते हैं स्थान जो है अंग्रेजी वर्णमाला में 11वां स्थान आता है। तो 1 + 1 दोनों को जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। फिर उस तरह ए का स्थान पहला आता है, तो 2 के बाद 1 दिया गया है, तो ये हो जाएगा आपका। उसके बाद यम दिया गया है, तो यम का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में जो है 13वें स्थान पर है। तो 13 आप 1 + 3 लिखेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो आपका यहाँ 4 लिखा गया है। फिर उस तरह फिर ए लिखा गया, तो ए को 1 लिखा गया। फिर आपका 3 लिखा गया है, तो यल के स्थान पर 3 लिखा गया। तो यल का स्थान जो आता है अंग्रेजी वर्णमाला में 12वें स्थान पर, तो 1 + 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो इस तरह ए हो गया। तो आपको महल में भी उसी तरह कर लेना है। तो यम का स्थान जो है अंग्रेजी वर्णमाला में कितना है? तो 13वां, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। उस तरह आपका ए का पहला हो जाएगा, तो 4, 1 हो गया। तो ऑप्शन आपका 2 ही से निकल जाएगा। आप देख सकते हैं सभी किसी भी ऑप्शन, सी ऑप्शन में 4, 1 है, बाकी किसी में नहीं है। तो आपका इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पूरा आप करना चाह रहे हैं तो एच का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 8वां आता है, तो सीधे सीधे यहाँ 8 आप लिख दीजिए, क्योंकि 2 अंक नहीं है, 2 अंक रहता तभी जुड़ेगा। फिर आपका ए है तो फिर 1 हो जाएगा। उसके बाद यल का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 12वां आता है, तो 1 + 2 करेंगे कितना होगा? 3। तो 4, 1, 8, 1, 3 हो जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। आगे देखते हैं। निम्नलिखित आरेख निरूपित करता है डॉक्टर, पिता और आदमी दिया गया है, तो डॉक्टरों को निरूपित करने वाली आकृति कौन सी होगी? तो इस क्वेश्चन में आप जो है मान के आधार पर आप लगा सकते हैं। आप मान लीजिए कि जो आदमी, ये हो गया आपका आदमी, तो आदमी, उसके बाद जो आदमी पिता भी हो सकता है और डॉक्टर भी हो सकता है। तो आपसे क्या पूछा गया कि डॉक्टरों को निरूपित करने वाली आकृति आपसे पूछी गई है। तो यहाँ जो आपका सही मान सकते हैं, तो एक
आप लोग इसमें कमेंट करके बताइएगा जो है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ सही हो सकता है, क्योंकि कंफर्म यह नहीं हो रहा है। तो आयत को जो है आप यहाँ ये वाली आकृति को आप डॉक्टर की आकृति मान सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये आपका सही हो जाएगा आयत, सी ऑप्शन यहाँ सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपका नंबर दिया गया है 82, 94, 44, 16, 36, 16 और फिर 4, 6, 4, फिर 10, x 8। तो x का मान जो है आपसे पूछा गया है, x की जगह पर कौन सी संख्या होगी। तो आप देख सकते हैं जो ये दोनों 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। और ऊपर वाली आकृति जो 8 + 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा। 9 + 4 आप करते हैं तो आपका 13 हो जाएगा। और 4 + 4 करेंगे तो 8। तो ये सभी जो है आपका मैच कर रहा है। तो इस तरह आपका 13 सही होना चाहिए। तो डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। 9 + 4 करेंगे 13 हो जाएगा। 4 × 4 8 हो जाएगा आपका। यहाँ 8 और 2 10 हुआ है। तो ये दोनों जो है आपका सेम है। 4 का स्क्वायर 16 है, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16। तो 13 यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है यदि एफ संबद्ध है, आप देख सकते हैं, तो आर का संबंध जो है कौन से आकृति से होगा। तो यहाँ जो आपका देख सकते हैं एफ को जो है दर्पण प्रतिबिंब के हिसाब से जो है उसके बाद 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया गया है। तो इस तरह आपको ये भी दर्पण प्रतिबिंब बना करके क्लॉकवाइज 90 डिग्री इसे भी आपको घुमा देना है। तो आप इसका सही जो आंसर हो जाएगा ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य 3 विकल्पों से सुमेलित नहीं है। तो आपको इन चारों में से विषम बताना है कि कौन सा 3 से भिन्न है। तो आप देख सकते हैं यहाँ DIN, LPU और KOT, आप इन तीनों में BCD में देख सकते हैं एक जो नंबर है, यानी कि एक अक्षर जो है वह स्वर है, यानी कि I जो है इसमें स्वर है, इसमें U है स्वर और इसमें O है स्वर, और CHF में कोई स्वर नहीं है। तो इसलिए आपका ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है राम उत्तर पश्चिम 4 किलोमीटर पैदल जाता है और फिर 3 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम जाता है। प्रस्थान बिंदु से वह कितनी दूरी पर है। तो चलिए देखते हैं इसे। तो ये मान लीजिए कोई बिंदु हो गई, तो उत्तर पश्चिम आप देखते हैं दिशा, तो ये आपका हो जाएगा नॉर्थ यानी कि उत्तर, जाएगा साउथ, ये हो जाएगा आपका ईस्ट और ये वेस्ट। तो उत्तर पश्चिम ये हो जाएगा आपका ये वाली दिशा। तो एक बिंदु है, यहाँ से वह उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ 4 किलोमीटर पैदल चलता है, फिर 3 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम ये हो जाएगा आपका। तो 3 किलोमीटर आपसे कहा है कि दक्षिण पश्चिम चलता है। तो अब प्रस्थान बिंदु से वह कितने दूरी पर है। तो यहाँ से अब इसकी दूरी पूछा गया। तो ये आप देख सकते हैं ये 4 है और ये 3 है। तो ये जो है कितना हो जाएगा। तो इसका एक फार्मूला होता है √A² + B²। तो ये आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस B² यानी कि 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो √25, तो इसको जब बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो 5 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ABZY का संबंध CDWX से है, तो EFBU का संबंध किससे होगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं A+ जो है 2 किया जाएगा तो C हो जाएगा, यानी कि ABC फिर BCD + 2 करेंगे तो हो जाएगा। और इस तरह आपका Z का W हो जाएगा, तो माइनस करेंगे आप कितना, तो WXYZ 3 माइनस करेंगे और फिर YX, तो यहाँ जो है आप 1 माइनस करेंगे, X Y - 1 करेंगे तो X होगा, यानी कि पीछे आपको जाना है। इस तरह आपको यहाँ भी करना है। तो E + 2 करेंगे तो FG हो जाएगा आपका, और फिर जो है F + 2 करेंगे तो FGH हो जाएगा आपका। और आगे जो है V में 3 माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, V में 3 माइनस करेंगे तो S होगा, और फिर U में आप 1 माइनस कीजिएगा तो T हो जाएगा, यानी कि GHST। तो जिस ऑप्शन में होगा वह सही हो जाएगा आपका। तो GHST ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है गीता की ओर इंगित करते हुए रमेश ने कहा मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। तो गीता का रमेश से क्या संबंध है। तो चलिए देखते हैं यहाँ। तो गीता जो है मान लीजिए गीता हो गई, तो गीता की ओर इंगित करते हुए रमेश ने कहा, तो मान लीजिए रमेश हो गया। तो गीता की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा मैं उनकी माँ, यानी कि गीता की माँ के इकलौते पुत्र,
तो इकलौता पुत्र मान लीजिए ये हो गया कोई का पुत्र हूँ, तो ये जो है रमेश पुत्र हो गया। तो इनका जो है संबंध क्या हो जाएगा, तो ये बहन हो जाएंगी और ये भाई। तो जो है आपसे क्या पूछा गया है कि गीता का रमेश से क्या संबंध है, तो रमेश जो है गीता का रमेश से संबंध पूछा गया है, तो ये बुआ हो जाएंगी, यानी कि पिता की बहन कौन होगी, तो बुआ। तो आपसे क्या पूछा गया है कि गीता का रमेश से क्या संबंध होगा, तो बुआ का संबंध हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घड़ी को दोपहर में 12 बजे शुरू किया जाता है, घंटे की सुई का घुमाव 5:10 तक कितने डिग्री का कोण बनाएगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि 5:10, तो 5 में आपको कुछ नहीं करना है, 30 से गुणा कर देना है, प्लस 10 में 1/2 से गुणा कर देना है। दोनों को जोड़ देंगे आपको मिल जाएगा, 5 में 30 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 150, प्लस इसको काट दीजिए आप, 2 × 5 = 10, तो 5 × 5 150 प्लस 5 यानी कि 155 डिग्री। तो ये आपका सही हो जाएगा, 155 डिग्री आपका ऑप्शन सी में है। अगला क्वेश्चन है, यदि 100 छात्रों में से 40 छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हैं, 20 हिंदी में अनुत्तीर्ण हैं और 12 छात्र अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण हैं, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी होगी। तो चलिए देखते हैं जो है टोटल संख्या कितना है, तो टोटल संख्या 100 है। अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण छात्र कितने हैं, तो 40 हैं, अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण 40 हैं और हिंदी में अनुत्तीर्ण कितने हैं, 20 हैं। और अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण कितने हैं, तो दोनों में 12 हैं अनुत्तीर्ण। तो कुल अनुत्तीर्ण छात्र में से आप जो है 12 को घटा दीजिए, तो कुल अनुत्तीर्ण 40 + 20 60 - 12 कर दीजिए, कितना बचा आपका 48 बच गया। अब तो उत्तीर्ण अब कितने होंगे, तो 100 में से आप 48 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, 100 - 48, तो कितने हो जाएगा आपका 52। तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितना होगा, 52। तो आपका आंसर जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में कितने वर्ग उपस्थित हैं, यदि AB = BC = CD = DE = EF = FG तथा सभी आंतरिक कोण 90 डिग्री हैं। तो यहाँ जो है आप काउंट कर लीजिएगा ध्यान से, यहाँ कुल वर्गों की जो संख्या हो जाएगी तो वहाँ 13 होगा, ऑप्शन सी से हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न चित्र में लुप्त चित्र उत्तर चित्र में से चुनिए। तो आप देख सकते हैं 3 फलक दिया गया है, चौथा फलक आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं, आप देख सकते हैं ये ऊपरी फलक यहाँ ए वाली, अब HLP आप देखिएगा HLP यहाँ से ए वाली, तो HIJKL, H में 4 जोड़ेंगे L हो जाएगा, फिर L में आप 4 जोड़िएगा MNOP हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे आप 4 जोड़िए, P में 4 QRST, तो आप ऊपर वाले फलक में T लिख दीजिएगा। आप देख सकते हैं C ऑप्शन में आपका मैच कर रहा है। तो आगे भी देख लेते हैं और भी कंडीशन फॉलो होता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं F, ये वाला देखिएगा F, J और N, इसमें काउंट कीजिए। F के बाद आता है 4 जोड़िएगा GHIJ, ठीक है। फिर J में 4 जोड़िए KLMN, ये भी सही है। N में 4 जोड़िए OPQR, तो आप R लिख सकते हैं यहाँ, तो TR आप देख सकते हैं दोनों में बैठ रहा है। फिर आप तीसरा देख लीजिए C, G और K में देखिएगा, तो C + 4 कीजिए DEFG, सही है आपका। G में +4 कीजिए तो HIJK, सही है। फिर 4 K में जोड़िए LMNO TRO, देख रहे हैं आप, फॉलो कर रहे हैं यहाँ, तो C ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यानी कि जो फलक चौथे फलक में हो जाएगा आपका C ऑप्शन सही होगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है आपका, परंपरा और ज्ञान की संपत्ति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपने में शिक्षण संस्थान सदैव अत्यंत महत्वपूर्ण साधन रहे हैं। ऐसे संस्थानों का योगदान आज और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अर्थव्यवस्था के विकास के कारण इसमें परिवारों के सुझावों का योगदान कमजोर हो गया है। तो परंपरा और ज्ञान की संपत्ति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। यह गद्यांश कौन से कथन का सबसे सही समर्थन करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। शिक्षण संस्थानों का औचित्य जो है वह बढ़ गया है।
तो दोस्तों ये था आज के प्रैक्टिस सेट का महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।